हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 करेंगे साइंस का। इस वीडियो में चैप्टर का जो नेम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, उसके हम नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इसमें पूरा जो है चैप्टर कवर हो जाएगा एंड साथ ही साथ जब आप एग्जाम के पहले भी आप उसको बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकते हो, आप इस नोट की हेल्प से पूरा चैप्टर समझ सकते हो। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जो टॉपिक आता है आपके बुक में वो है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल में एक नेचुरल फाइबर होता है एंड एक सिंथेटिक फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हम सिंथेटिक फाइबर को मैन मेड फाइबर कहते हैं, तो उससे बहुत आसानी से पता लग गया कि ऐसे फाइबर्स होते क्या है। बेसिकली जो पतले, आप इसको कह सकते हो धागे, ठीक है, यान, ठीक है, कि जो पतले पतले जो स्ट्रैंड्स होते हैं, जो धागे होते हैं, उनसे जब आप एक फैब्रिक बनाते हो, एक कपड़ा बनाते हो, ठीक है, तो फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक ये जो प्रोसेस है, अगर ये कोई इंसान कर रहा है तो उसे हम कहेंगे मैन मेड फाइबर। या वो हम कोई लैब में बना रहे हैं या सिंथेटिक तरीके से बन रहा है केमिकल्स के, तो सिंथेटिक फाइबर मैन मेड भी, हम इंसान बना रहे हैं तो भी हम उसको मशीनों की हेल्प से बन रहा है, तो हम उसको सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं या फिर मैन मेड फाइबर। एंड फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम द, इसको हटा देना है, फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, उनको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। ओके, फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड, इसका आगे आप ऐड कर लेना कि दे आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉलीमर्स पे। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ अ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। मैंने आपको बोला कि बेसिकली लैब्स वगैरह में भी बनाए जाते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर का एक और मतलब होता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर को हम ये भी कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे यूनिट्स को जब हम जॉइन करते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली उनकी चेन बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं, उस चीज़ को भी हम जो है सिंथेटिक फाइबर का नाम देते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, या आप दूसरे तरीके में इस डेफिनेशन को कह सकते हो, ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हेन आर जॉइन टुगेदर, या फिर कंबाइन, तो हम उसको कहते हैं पॉलीमर। ओके, तो जब छोटे छोटे यूनिट, बहुत सारे छोटे स्मॉल यूनिट्स जब चेन की फॉर्म में बन के एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, बहुत बड़ा सिंगल यूनिट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। एंड जो हर एक स्मॉल यूनिट होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है, जो हर एक स्मॉल यूनिट होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ओके, एंड इसमें पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब बहुत सारा, एंड मर का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। पॉली मर मतलब बहुत सारे जब पार्ट्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। ये आप डेफिनेशन, बिल्कुल इसके जो वर्ड है इसी से डेफिनेशन बनी है और कुछ नहीं। अब पॉलीमर, या फिर आप ये कह सकते हो कि रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब एक छोटे छोटे यूनिट्स आप लगा रहे हो, या फिर ये क्या, रिपीटिंग यूनिट्स, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। मतलब कोई भी डेफिनेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है। एंड ये चीज़ आपको याद रखना कि हर स्मॉल यूनिट को हम केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। अब एक यहाँ पर डिड यू नो, आपके बुक में बहुत सारे, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डिड यू नो है, ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला देख लेते हैं, पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। और वैसी बात है, दो टाइप के होते हैं। अगर आप जितने फाइबर देखोगे ना, नेचुरल, किसी ज़माने में ये नेचुरल तरीके से भी बनाए जाते थे, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो आजकल हम सब चीज़ों को केमिकली बनाने लग गए हैं। तो पॉलीमर नेचर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता था। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, कॉटन भी एक पॉलीमर ही है जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज, इज कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है, इट्स मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ग्लूकोज यूनिट। नाम से पता लग रहा है, जो सेल्यूलोज होता है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स को, कोई भी किसी भी टाइप का यूनिट हो सकता है जिसको आप जोड़ जोड़ के बहुत ही बड़ा एक लार्ज सिंगल यूनिट बना रहे हो। तो यहाँ पर सेल्यूलोज का एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हो अगर आपको नेचुरल का पूछा गया है तो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको दिखेंगे, एंड जितने भी फाइबर आप देखोगे मोस्टली वो किसी ज़माने में जो है आप नेचर के फॉर्म, नेचर की चीज़ों से भी बनाए जाते थे, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते थे इसलिए, और उनमें उतनी वेराइटी नहीं होती थी। लेकिन फिर हमने क्या किया, उनको केमिकली बनाने को देखा कि ऐसे भी बन सकता है कि नहीं। फिर हमने उनको लैब्स में मशीन्स के थ्रू बनाना शुरू किया, एंड उससे हमको बहुत सारे कलर्स मिले, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स मिला, तो इसलिए हमने वैसे बनाया, और वो बहुत चीप भी था। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं रेयन। अब यहाँ पर इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन द चाइना। चाइना में डिस्कवर्ड होता, सबको पता है, और ये भी पता है कि चाइना ने इसको बहुत सालों तक इसको छुपा के रखा था ये बात, और वो बेचते थे इसको, बहुत कॉस्टली था,
बट आप सबको पता है कि सिल्क का टेक्सचर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो अब ब्यूटीफुल जो जितनी चीज़ मतलब उनका इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर था और नेचर से ऑब्टेन किया जाता था उसको, जैसे सिल्क वर्म एक एनिमल है, उससे आप ऑब्टेन कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता था। फाइबर वॉश तो हमने सोचा क्यों ना इसको केमिकल तरीके से बनाया जा सकता है या नहीं। तो फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुड पल्प। अब जो वुड पल्प होता है, ठीक है, वुड जो बेसिकली जो पेड़ होता है उसका जो स्टेम वाला पार्ट होता है, उधर से उसके अंदर से वुड पल्प को यूज़ करके हम क्या करते हैं, रेयॉन बनाते हैं केमिकली लैब्स में एंड मशीन्स के थ्रू। तो उसको हम इसलिए कहते हैं, और उसमें ऑब्वियसली बात है ये सब एक इंसान ही करता है, तो मैन मेड फाइबर इसको नाम दिया है। अब यहाँ पर हालांकि वुड पल्प एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उस वुड पल्प से एक फैब्रिक बनाने का काम एक इंसान ही कर रहा है, तो किसको ज़्यादा महत्व दे। मतलब ये आप इसको नेचुरल फाइबर नहीं कहोगे, हालांकि इसमें वुड का यूज़ है, पर आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। भले ही जो रेयन है उसको एक नेचुरल रिसोर्स सोर्स मिल रहा है, बट नो, बिकॉज इसमें पूरा प्रोसेस जो है वो एक मैन का इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको मैन मेड फाइबर कहते हैं। अब इसके तो अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट इज़ चीपर देन सिल्क। सिल्क से सस्ता होता है। क्यों हमने ये तरीका चुना, इसीलिए चुना ना कि हमको कुछ ऐसा मिले, मतलब हमको इतना कॉस्टली ना पड़े वो चीज़, तो इसलिए वो हमने ऐसा बनाया ताकि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है सिल्क से, और सिल्क जैसा ही टेक्सचर मिलता है हमें, ठीक है। कैन बी वूवन लाइक अ सिल्क, फाइबर की तरह ही बिल्कुल वूवन होता है, एंड मार्केट में आपको दिखता है उसकी क्वालिटी। डाइड इन द वाइड वेराइटी ऑफ द कलर्स, और वेराइटी बहुत ज़्यादा होती है कलर्स की। ओके, तो ये 3 एडवांटेजेस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं रेयॉन में। रेयॉन इज मिक्स्ड विद द कॉटन टू मेक अ बेडशीट्स। अब ऑब्वियसली बात है कि जब आप बेडशीट भी सर्च मारते हो, तो कोई भी शॉपिंग वेबसाइट पे, तो आप उसको प्योर कॉटन कभी कभी लिखते हो, या कभी कभी सिर्फ आप अगर कॉटन लिख दोगे ना, तो वहाँ दिखेगा मिक्स कॉटन बेडशीट, क्योंकि उस कॉटन के साथ साथ रेयॉन भी मिक्स्ड होता है बेडशीट बनाने में, और मिक्स्ड विद द वूल टू मेक अ कारपेट। और या फिर जो कारपेट्स बनाए जाते हैं उसमें वूल के साथ साथ रेयॉन का मिक्स किया जाता है। यहाँ देख रहे हो कॉटन के साथ या रेयॉन का मिक्स, या फिर रेयॉन का मिक्स वूल के साथ। तो कॉटन वूल दोनों के साथ ही मिक्स किया जाता है वो टेक्सचर देने के लिए, वो सॉफ्टनेस देने के लिए। ओके, तो कुछ इस तरीके का जो रेयॉन का आपको धागा वगैरह होता है वो आपको देखने को मिलेगा। इससे फैब्रिक भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो आप इमेजिन कर सकते हो सिल्क का फैब्रिक, बिल्कुल वैसा ही रेयॉन होता है। ओके, अब हम बात करेंगे नाइलॉन की। ये नेक्स्ट टाइप का सिंथेटिक फाइबर है। आपने देखा ना कि रेयॉन जो था वो भी किसी ना किसी टाइम पे, मतलब रेयॉन जिसको हम मतलब पहले कहते थे सिल्क। ओके, तो सिल्क को जो रेयॉन है, मैं यहाँ पर रेयॉन ही बोलूँगी, क्योंकि रेयॉन को पहले नेचुरल तरीके से बनाया जाता था, फिर हमने उसको केमिकल तरीके से बनाया। टेक्सचर तो देखो दोनों का सेम है, ठीक है, लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा 99.99% उनका जो टेक्सचर है वो सेम है। सिल्क इसलिए नाम दिया क्योंकि वो पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से, मतलब उसमें इंसान करता ही क्या है, बस एक सिल्क वर्म को पालना, और सिल्क वर्म ही कोकून बनाती है, उसी के धागे से फिर हम फैब्रिक बना देते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कितना ज़्यादा चेंज किया, आपने एक वुड का इस्तेमाल किया, मतलब इसमें नेचुरल और केमिकल दोनों मिक्स है। ओके, तो इसलिए आप जो इसको है, हमने एक नया नाम दिया, सिल्क नहीं बोला, या फिर हमने आर्टिफिशियल सिल्क नहीं बोला। ओके, अब हम चलते हैं नाइलॉन के ऊपर। नाइलॉन एक मैनमेड फाइबर है, पहले तरह सिंथेटिक फाइबर है। In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from the coal, water और air. 1931 में ये मतलब कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल हम इसमें यूज़ नहीं करते थे, इसमें हम कोल, वाटर और एयर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अभी तो आपने देखा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, मतलब जितने भी अभी आप फाइबर देखोगे, या तो उसको हमने प्लांट से लिया है, या तो हमने जैसे कॉटन को हमने प्लांट से लिया है, सिल्क बनाने के लिए हमने एनिमल से लिया है। लेकिन नाइलॉन का ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया कि पहले हम नेचर के नेचुरल रिसोर्सेज से बनाते थे, तो नाइलॉन को भी हम नेचुरल रिसोर्सेज बनाते थे, बट वो नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट और एनिमल नहीं होते थे, वो कोल, वाटर और एयर होते थे, जिससे हम नाइलॉन जो है वो बनाया करते थे। नाइलॉन जो फाइबर होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा, और इसको हम ऐसी ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं, तभी तो हम इसको पैराशूट्स में, जो सॉक्स, रोप्स में यूज़ करते हैं, टेंट्स में यूज़ करते हैं, सीट बेल्ट, आपको पता है सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी होती है एक्सीडेंट्स के टाइम पे, सीट बेल्ट में नाइलॉन का यूज़ किया जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इलास्टिक होती है, एंड लाइट भी होती है, लस्ट्रस भी होती है, ईजी टू वॉश होती है। इतनी सारी क्वालिटीज़ नाइलॉन की है। और पेपर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्चुअली वो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वाई नाइलॉन थ्रेड इज़ यूज्ड इन मेकिंग द पैराशूट और रोप्स, ठीक है। तो वो इसलिए बिकॉज नाइलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। एक स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नाइलॉन का थ्रेड।
अब नायलॉन को तो आप जो है केमिकल तरीके से भी बना सकते हो, मैनमेड तरीके से भी, तभी तो इसको मैनमेड फाइबर बोला है। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप इसकी चीज़ें देख लो कि क्या क्या आर्टिकल्स बनाए जाते हैं मेड फ्रॉम द नाइलॉन, विच आर सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार्स, सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सारी चीज़ें। ओके और या फिर आपको यूजेस पूछा जा सकता है, कहाँ का यूज़ होता है, तो ये सारे यूजेस आपको याद रखने हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, सॉक्स में, रोब्स में एंड टूथब्रशेज में। बैम्बू के यहाँ पर आप देख रहे हो, बैम्बू का ब्रश है जिसके ऊपर नाइलॉन का जो ब्रिसल्स है वो लगाए गए हैं, टेंट में एंड कर्टन्स में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर की, जो कि है पॉलिस्टर। आपको बस यही सारी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। अब ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं हर में, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। फैब्रिक डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली एंड रिमेन क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। पॉलिस्टर का जो बोलते हैं ना बहुत ही गुड क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी, वो ये है कि ये रिंकल नहीं होता आसानी से, ठीक है, और बिल्कुल क्रिस्प का क्रिस्प रहता है, जैसा ही आता है आप इसको चाहे जितना भी क्रस्ट कर दो ये बिल्कुल वैसा ही रहता है, एकदम प्लेन, एंड बहुत ज़्यादा इजी टू वॉश होता है। अब यहाँ पर टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। यहाँ पर एग्जाम्पल की जगह आपको याद रखना कि पॉलिस्टर का एग्जाम्पल यहाँ पर टेरिलीन है, बहुत ही पॉपुलर जो है पॉलिस्टर है। जो चीज़ें बनाई जाती हैं पॉलिस्टर की उसमें इसका यूज़ किया जाता है। पॉलिस्टर बहुत टाइप के होते हैं एक्चुअली। अब यहाँ पर जो PET है इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पॉलीइथाइलीन एंड टेराफेथलेट। ये आपको लर्न करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म है पॉलिस्टर का। ओके, पॉलीथाइलीन एंड टेराफेथलेट, PET, यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, स्क्रबर, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिस्टर का टेक्सचर देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है, कितना ज़्यादा सुंदर है। और जो ब्रश जो हम यूटेंसिल्स स्क्रबर होते हैं, ठीक है, बर्तन धोने के लिए जो आप स्क्रबर यूज़ करते हो, और जो वायर्स होती हैं वो उसमें यूज़ करते हैं। और वायर को प्योर पॉलिस्टर का नहीं बनाया जाता, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिस्टर होते हैं, तो उनका यूज़ करके पॉलिस्टर की जो वायर्स होती हैं वो बनाई जाती हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप का जो है देखते हैं, एक्रेलिक, विच इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट टाइप कुछ भी बोल सकते हैं। स्वेटर्स एंड शॉल्स और द ब्लैंकेट्स आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल. They appear to resemble a wool and are prepared from the another type of synthetic fiber called acrylic. जो स्वेटर और शॉल्स और ब्लैंकेट्स आप देखते हो ना, वो इतने ज़्यादा गर्म होते हैं, वो नेचुरल वूल से नहीं बनाए जाते हैं। और वैसे पता, अगर नेचुरल वूल से कोई चीज़ बनाई जाएगी तो वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ठीक है, तो वो नेचुरल वूल से नहीं बनाई जाती है। हमें ऐसा लगता है कि वो वूल से बनाई गई है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, वूल की क्या क्या खासियत होती है कि वो हमारे को ठंडी में पहनने के लिए होते हैं, ठीक है, बहुत ही गर्माहट देते हैं, एंड उनका जो रिजेंबल होता है आपको देख के पता लग जाता है वूल है कि कॉटन है, तो उनको ऐसा दिखाया जाता है, बनाया जाता है कि वो वूल की तरह रिजेंबल हो, बट उनको एक दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है जिसको आप कहते हो एक्रेलिक। अब आप एक्रेलिक में ये चीज़ लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, ये बिल्कुल मतलब स्मॉल भी है, उतनी बड़ी भी नहीं है, आपकी बुक से जो है इस सबको उठाया गया, बस शॉर्ट कर दिया गया है कि जो जो चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप ये एक्रेलिक की डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जैसा मैंने बताया, जब आप किसी शीप से वूल एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, तो वो वूल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वेरस क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक, लेकिन जब आप एक्रेलिक से बनाते हो तो वो दिखता भी है कि हाँ वूल जैसा है, और जो उसके फीचर्स और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी वूल जैसी लगती हैं, और साथ ही साथ वो बहुत सस्ता होता है। दे आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ कलर। और हमारा मेन मकसद ही सिंथेटिक फाइबर का बनाने का यही दो है कि हमको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं और बहुत ही हमारे को सस्ता पड़ता है। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। वही ड्यूरेबल की बात हो, मतलब बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है, एंड अफोर्डेबल होता है, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, हम उसको खरीद सकते हैं, विच में वही बात हो गई, चीप होते हैं बहुत, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर। इसलिए नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। ओके, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो एक्रेलिक, इस तरीके का एक्रेलिक का फाइबर होता है, और ये पॉलिस्टर डिफरेंट है। ओके, एंड ये एक्रेलिक के यहाँ पर आप थ्रेड्स देख सकते हो। अब हम एक यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट डिड यू नो की, जो इंपॉर्टेंट है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ द पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। अब देखो, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में जैसे बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल्स हम पेट्रोलियम ओरिजिन से निकालते हैं, मतलब जहाँ से हम पेट्रोल निकाल के लेकर आते हैं, पेट्रोल का जो ओरिजिन होता है वहाँ से भी कुछ रॉ मटेरियल्स हमें ऐसे मिलते हैं। जैसे कोल आपने देखा था, तो वहाँ से जैसे कुछ अगर हमको रॉ मटेरियल मिल रहा है एक फाइबर बनाने के लिए, तो
तो उसको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। उन रॉ मटेरियल्स को एक्चुअली हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जो पेट्रोलियम ओरिजिन से ली जाती हैं। ओके, अब वो हमारा खत्म हो गया। अब जो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर था वो टॉपिक क्लोज। अब हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेजेस हैं। और वैसी बात है, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं हीटिंग पे, ठीक है। जल तो कोई भी चीज़ जाती है, ये मेल्ट करेंगे, बट अगर इन क्लोथ्स ने फायर कैच कर ली तो ये बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकते हैं। हाउ सिंथेटिक फाइबर्स आर डिजास्ट्रस बाय, हमको ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी शुड नॉट वेयर द सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है एंड आपको भी लिखना है, ठीक है, कि क्यों हमको नहीं पहनना चाहिए। बिकॉज अगर इनका फैब्रिक एक बार मेल्ट कर जाए तो वो बॉडी से चिपक जाता है, ओके, जिस इंसान ने भी उसे पहना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, हम सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ओके, दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रीडली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन, सोक लेस वाटर। क्यों वाटर लेस जो है सोक करती हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी हॉलो स्पेस इन द मिड। बिल्कुल एकदम सिंगल फाइबर से बना होता है एंड कोई जब जगह ही नहीं है, मतलब जब वो स्पेस ही नहीं बनी हुई है तो वाटर सोक होगा कहाँ, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही कम वाटर ये सोक करती हैं, बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाती हैं। दे टेक अ लेस टाइम टू ड्राई बिकॉज द वाटर डज नॉट एंटर इन द सिंगल फाइबर ऑफ डेट क्लोथ। एक ही जो है फाइबर का जो कपड़ा बना हुआ है तो पानी एकदम से निकल जाएगा, उसे टिकेगा ही नहीं, तो इवेपोरेट भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इसलिए तो आपको बस ये वही एक गिनी चुनी चीज़ है जो आप आम जिंदगी में देखते हो। एक सिंथेटिक फाइबर खरीदने जाओगे, बहुत ही जो है सस्ता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा, ड्यूरेबल होगा, रीडली अवेलेबल होगा, हर जगह अवेलेबल होगा, ठीक है, ईजी टू मेट। अब आपको ऐसा आजकल ब्लैंकेट कारपेट कहाँ मिलता है जो एकदम प्योर वूल से बना हो? नहीं होता ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये रीडली अवेलेबल होती हैं एंड बिल्कुल उन्हीं की तरह रिजेंबल करती हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हैं। ईजी टू मेंटेन होती है, जैसा कि आपको पता है ईजी टू मेंटेन कैसे होती हैं, बहुत ही कम वाटर ये सोक करती हैं, बहुत ही कम टाइम लेती हैं ये सूखने में। ओके, अब हम बात करते हैं प्लास्टिक। ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बस इसमें ज़्यादा थोड़े डिड यू नो है। जब ये चैप्टर एंड होता है तो कुछ ज़्यादा ही डिड यू नो है। तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा डिड यू नो वो मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में ऐड किया है, अभी आप देखोगे। ओके, तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बताए, उनको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो एज अ स्टार मार्क की तरह। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लास्टिक। अब देखो क्या होता है, प्लास्टिक दो तरीके के अरेंजमेंट से बना होता है, या तो लीनियर या तो क्रॉस लिंक। अभी वो आपको इन प्रोडक्ट्स को देख के नहीं पता लगता कि इसमें लीनियर का बनाया क्रॉस लिंक अरेंजमेंट यूज़ किया गया है इस प्लास्टिक को बनाते हुए। लेकिन ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो टू टाइप्स की अरेंजमेंट होती हैं। एक होता है लीनियर। लीनियर का मतलब सबको पता होना चाहिए, लीनियर का मतलब होता है एक, ओके। जैसे मैथ्स में भी आपका चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है एक, एंड पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। तो लीनियर यानी आप ये यूनिट्स हैं प्लास्टिक के स्मॉल स्मॉल, ठीक है, ये एकदम सीधा चेन में अटैच्ड है। एंड क्रॉस लिंक होता है कि मतलब सीधा नहीं होना, एक दूसरे से अटैच होना, क्रॉस लिंक्ड होना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। एंड उस जो फर्स्ट वाला यहाँ पर आप फोटो देख रहे हो उसको हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। अब हम चलते हैं प्लास्टिक का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर होता है, सिंथेटिक फाइबर है, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है, कि प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सम प्लास्टिक हैव द लीनियर अरेंजमेंट, कुछ के क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल ऑन, और वैसे बात है प्लास्टिक की तो खासियत आप सबको पता है, ठीक है, मतलब इतने सारे शेप्स होते हैं, इतने सारे साइज होता है, इतना सारा कलर होता है, रिएक्ट नहीं करता, कोरोड नहीं होता। जैसे आयरन जो है बहुत ज़्यादा कोरोड हो जाता है, रस्ट लग जाता है, ऐसा प्लास्टिक में कुछ नहीं होता, ठीक है, जल्दी से आप धुल सकते हो, उसमें उतना ज़्यादा स्मेल नहीं उसमें होती। तो ये सारी चीज़ें। इट कैन बी रिसाइकल्ड, आप प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, बहुत ही कलर्ड होते हैं, मेल्ट नहीं करते उतनी जल्दी, ठीक है। एंड रोल्ड इनटू शीट्स, शीट्स भी बनाई जाती हैं, शीट्स में रोल कर सकते हैं। और मेड इनटू वायर्स, प्लास्टिक की तो वायर्स भी बनाई जाती है। यहाँ तक कि वायर्स को इंसुलेट रखने के लिए जो है प्लास्टिक का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मोल्डेबल होता है, मोल्डेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, कैन बी शेप्ड इनटू एनी फॉर्म, किसी भी तरीके के फॉर्म में हम इसको बदल सकते हैं। बट आजकल के लोग ऐसे हैं कि एक बार जो पानी की बोतल आपने ट्रेन में, एरोप्लेन में, कहीं पे भी खरीदी अगर, तो आप उस बोतल को फेंकते तो हो, ठीक है, हालांकि वो कोई और इंसान जो उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डालता है, इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में लेके जाता है, बट आप कुछ लोग होते हैं जो बोतल को फेंकते हैं, ठीक है, एंड उसको पूरी तरीके से क्रश कर सकते हैं, कि क्रश कर देते हैं कि वो बोतल
मेरे काम तो आई नहीं बट किसी और काम भी ना आ सके, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो और बॉटल को ऐसा भी नहीं करना है कि सिंपल फेंक देना, आप उस बॉटल को रीयूज कर सकते हो, तो आप उसको रीयूज करो। रीयूज किसी भी तरीके से हो सकती है, यहाँ तक कि रिसाइकल प्लास्टिक ही एक ऐसी चीज़ है जो रिसाइकल, रीयूज, रिफ्यूज कुछ भी हो सकती है। ओके, 5 आवर्स अभी आप आगे देखोगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक डिड यू नो की बात करते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन मतलब पॉली और इथीन दो वर्ड से बना है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है जो कि पॉलीथीन बनाने के काम आता है, इसी से तो पॉलीथीन का नाम पड़ा है। ओके, पॉली प्लस इथीन एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो जिसको आप कहते हो पॉलीथीन बैग्स, ठीक है, वो प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, तो ऐसे याद रख लेना कि पॉली इथीन भी उसी का एग्जाम्पल है। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि प्लास्टिक को हम बहुत टाइप में, बहुत शेप में और बहुत साइजेस में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। ओके, बट इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक होता है जब आप उसमें हॉट वाटर ऐड करते हो, मतलब आप किसी प्लास्टिक में बिल्कुल एकदम खौलता हुआ गर्म पानी ऐड करते हो, या फिर आप उसको हीट करते हो। ठीक है, इज एडेड टू प्लास्टिक, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, या फिर व्हेन प्लास्टिक बॉटल इज हीटेड, जब उसको आप हीट करते हो तो वो आसानी से कोई भी शेप ले लेती है, बहुत ही आसानी से डिफॉर्म हो जाती है। ठीक है, ऑन हीटिंग। डिफॉर्म का यानी मतलब होता है कि अपना शेप अपने आप से बदल लेती है। ठीक है, हालांकि मशीन की हेल्प से हम उसका जो शेप है वो जैसा हमारा मन चाहे हम वैसा बदल सकते हैं, बट जब आप सिंपल प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर करोगे तो वो किसी भी तरीके का शेप ले लेगी और हम उसको आसानी से बेंड कर पाएंगे। ओके, तो इसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो हीटिंग पे आसानी से बेंड हो सके, आसानी से डिफॉर्म हो सके, आसानी से मोल्ड किए जा सके, उनको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी पाइप्स। ओके, पीवीसी जो कि पाइप्स में यूज़ होता है। यूज्ड, अब हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज़ में, टॉयज़ बनाने में यूज़ करते हैं, कॉम में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के प्लास्टिक जो कंटेनर्स होते हैं आप उसमें यूज़ करते हैं। फिर उन प्लास्टिक कंटेनर्स को जब लोग एकदम सही तरीके से डिस्पोज करते हैं ना, बिल्कुल एकदम सही तरीके से, जैसी वो चीज़ है, तो हम उसको जो है नेक्स्ट फैक्ट्रीज में जाके वो चीज़ किसी और चीज़ में डिफॉर्म हो सकती है, डिफॉर्म या फिर उसका मोल्ड हो सकती है। इस बात का ध्यान आप सबको रखना है कि जब भी आप किसी भी वाटर बॉटल को या किसी भी चीज़ को कोई भी ऐसा प्लास्टिक कंटेनर में आप कोई भी स्प्राइट, कोई भी कुछ भी आप पिए, तो उसको बहुत ही आसान, मतलब ऐसे डिस्पोज करें कि वो आसानी से डिफॉर्म की जा सके, उसको क्रश्ड करके ना फेंकें, तो और हमेशा डस्टबिन में डालें। ओके, अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Some plastic which when molded once cannot be softened by heating are called thermosetting plastic. अब कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो कि एक बार उनको प्लास्टिक का शेप दे दिया तो चाहे उनको हीट कर लो चाहे कुछ कर लो वो थोड़ा सा भी पिघलने नहीं वाले। ओके, तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाम से ही पता लग रहा है एक जगह सेट हो गए तो हो गए, अब नहीं हटना। ओके, एग्जाम्पल्स है इसके बैकालाइट एंड मेलामाइन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बैकालाइट के अब कुछ यूजेस देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, और मेलामाइन के याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक को। ठीक है, बैकलाइट क्या होता है? एक पुअर कंडक्टर होता है हीट या इलेक्ट्रिसिटी का। इसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ किया जाता है, मतलब जब स्विच बनाते हो या बोर्ड, स्विच बोर्ड बनाते हो तो उसमें प्लास्टिक का यूज़ होता है, वो प्लास्टिक बैकलाइट की होती है। और आप देखते हो कि जब शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये चीज़ें क्यों मेल्ट नहीं होती? ठीक है, क्योंकि ये, हाँ, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ये बैकलाइट से बनी है। हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ऐसे बहुत सारे बर्तन हैं जिनका जो हैंडल है वो किससे बनाया जाता है? मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब मोस्टली जितने होते हैं यूटेंसिल्स, सबका हैंडल जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब बैकालाइट से ही बनाया जाता है, ताकि देखो बर्तन को तो आप गर्म करते ही रहते हो, अब बर्तन अचानक से बहुत गर्म हो गया तो वो प्लास्टिक मेल्ट ना हो। ओके, अब मेलामाइन देख लेते हैं। मेलामाइन एक वर्सेटाइल मटेरियल है। वर्सेटाइल मटेरियल मतलब या तो ये बहुत चीज़ों में यूज़ होता है या तो इसके बहुत सारे वेरियस टाइप्स हैं। ठीक है, इट रेजिस्ट फायर, ये भी फायर को रेजिस्ट करता है, प्लास्टिक का तो काम ही यही होता है, मतलब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का तो यही काम होता है ना कि फायर को रेजिस्ट करना, मतलब मेल्ट ना होना, सॉफ्टन ना होना। तो और ये हीट को बहुत ही बेटर तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं देन अदर प्लास्टिक, बाकी प्लास्टिक से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेलामाइन बेस्ट है बैकेलाइट से? हाँ, कह सकते हैं वैसे। ओके, एंड यूज्ड इन द फ्लोर टाइल्स, जो आपके घर की टाइल्स होती हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, किचन वेयर में यूज़ कर सकते हैं, एंड बहुत सारी फैब्रिक भी ऐसी होती हैं पहनी जाती हैं। यहाँ तक कि जब आप फायर ब्रिगेड की जो आप पूरा सूट होता है वो भी इन्हीं फैब्रिक से बनाया जाता है ताकि वो फायर को रेजिस्ट कर सके।
ओके, बैकेलाइट के यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पर स्विचेस हैं, कुछ बैंगल्स, कोई भी चीज़ें हो ना वो भी बैकेलाइट की बनाई जा सकती हैं। मेलामाइन में आप यहाँ पर देख सकते हो जो व्हीकल्स को वॉश करने के लिए जो कपड़ा होता है वो यहाँ पर मेलामाइन का जो टाइल्स हैं वो बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें। प्लास्टिक एज अ मटेरियल, कभी कभी बच्चों से ये भी पूछा जाता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ओके, उनके जो क्लोथ्स होते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, उनके जो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है एक्चुअली, फायर ब्रिगेड जो होते हैं उनके जो क्लोथ्स होते हैं वो किस तरीके से बने होते हैं, मतलब जलते नहीं, आप वैसी बात है आग में जाते हो, तो वो ये सब इन्हीं चीज़ों के बने होते हैं। थर्मिसेटिंग प्लास्टिक जो फैब्रिक्स होता है, मेलामाइन, इन्हीं सब चीज़ों के बने होते हैं, ताकि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हीट टॉलरेट कर लेते हैं, वो मेल्ट होते ही नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों के एग्जाम में, बट हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो ये बात आपको याद रखना, मेलामाइन आप फैब्रिक लिख सकते हो। प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ अ चॉइस, अब क्यों क्यों हमने जो है प्लास्टिक को एज अ चॉइस यूज़ किया है, सबको पता है क्यों किया है, बहुत सारे तरीके हैं, बट इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड किया है। यहाँ पर आप प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस बता दिया है, फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक, तो दोनों एक ही चीज़ है, आप कैरेक्टरिस्टिक लिखो, क्यों हमने चॉइस की तरह यूज़ किया है, बात एक ही है। ओके, प्लास्टिक कंटेनर क्यों, क्योंकि देखो हम उसमें कोई भी टाइप का केमिकल स्टोर कर सकते हैं, केमिकल स्टोर करने से कोई हमें रिएक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप मेटल में कोई केमिकल स्टोर करते हो तो आपको सोचना पड़ता है कि ये मेटल इस केमिकल से रिएक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे टाइप के केमिकल्स को स्टोर कर सकता है, जितने भी टाइप के फूड आइटम है उसको स्टोर कर सकता है, वाटर को स्टोर कर सकता है, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फूड होता है उन सबको। ओके, बिकॉज ऑफ लाइट वेट, एंड हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों हमारा बेटर चॉइस है। तो हाँ, यहाँ ये थोड़ा सा अंतर है कि बच्चे यहाँ पर यूजेस लिख देते हैं कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, ये लिखना होता है कि क्यों हम जैसे क्वेश्चन तो ये है ना कि हम प्लास्टिक को क्यों गुड चॉइस है वो हमारे लिए, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, लोअर प्राइस होता है, गुड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही आसान, इतना हल्का होता है, जब उसके अंदर आप चीज़ भरते हो तभी तो थोड़ा भारी होता है, ठीक है, और फिर उसका प्राइस भी बहुत लो होता है किसी मेटल वगैरह चीज़ों से, और गुड स्ट्रेंथ होती है उसकी, इजी हैंडलिंग होती है, बहुत आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हो, हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा आसान होता है एक्चुअली रियली, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं मेटल से एज कम्पेयर टू मेटल्स। अगर बच्चे ये भी लिख देते हैं ना कि क्यों हमारे लिए गुड चॉइस है, क्योंकि हम सब चीज़ें उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो ठीक है, उसमें भी एक आधा नंबर मिल जाएगा, बट ये भी लिखना ज़रूरी है क्यों हम चॉइस की तरह, एंड हम उसको कार, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट तक, स्लीपर्स, फर्नीचर, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं। आप एयरक्राफ्ट, कार और स्पेस क्राफ्ट का नाम जरूर डालना है, एयरक्राफ्ट, कार, इन सब जैसी चीज़ों में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं प्लास्टिक इज अ नॉन रिएक्टिव। सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ 3 ये कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि प्लास्टिक एक नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्ट नहीं करता है, कोरोड नहीं करता है, ठीक है, जैसे बाकी मेटल्स होता है, जैसे आयरन, लाइक आयरन भी बोल सकते हो, लाइक मेटल भी बोल सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक ही बहुत ज़्यादा लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है। ओके, प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं बाकी मेटल्स से, एंड दे आर वाइडली यूज इन द इंडस्ट्रीज़ में भी आप यूज़ करते हो, एंड फॉर द हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए भी आप उनको यूज़ करते हो, घर में तो हर जगह देखोगे तो मतलब मोस्टली जगह आपको प्लास्टिक मिलेगा ही। ओके, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, तो आपको ये मोटा मोटा जो हेडिंग है वो याद रखना है। ओके, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर क्यों, क्योंकि आप जो वायर्स होती हैं उनको, इलेक्ट्रिकल वायर्स की प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है, एंड हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, जो स्क्रू ड्राइवर के हैंडल होते हैं वो भी एक्चुअली प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। हैंडल्स ऑफ द फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है दोनों का पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी, तो ये बात याद रखनी कि वाई प्लास्टिक आर यूज इन द इलेक्ट्रिकल वायर्स, हैंडल्स, स्क्रू पेन, या फिर आप बता, ये पूछा जा सकता है गिव एग्जाम्पल वेयर द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कैन बी जस्टिफाइड, तो कैसे बताओगे कि पुअर कंडक्टर होता ही है, तो देखो इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ होता है, स्क्रू ड्राइवर में, फ्राइंग पैन में वो हीट को रेजिस्ट करता है, स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल वायर में भी इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों से ये पुअर कंडक्टर है इसलिए। अब यहाँ पर एक डिड यू नो है, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं इसको। प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है। अब प्लास्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ओके, तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सम एग्जाम्पल लाइक जब आपको टैबलेट पैक करनी होती है, या थ्रेड्स, या फिर स्टिचिंग वाउंड्स, या फिर सीरेंज जो होती है डॉक्टर का, ग्लव जो होता है, एंड इतने सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपने सिर्फ इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना कि प्लास्टिक को हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। स्पेशल प्लास्टिक
cookware is used in the microwave ovens for cooking the food. In microwave, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. अभी बात आपको याद रखनी है कि माइक्रोवेव ओवन जैसी चीज़ों में भी प्लास्टिक का स्पेशल यूज़ होता है। अब यहाँ पर हमने कैसे बोला, देखो, जब माइक्रोवेव ओवन में आप खाना रखते हो तो वो खाना गर्म तो होता है, अंदर पूरी तरफ हीट होती है, उस हीट से खाना गर्म तो होता है, लेकिन वो उसका इफेक्ट उस जो प्लास्टिक के बने हुए वेसल है उस पर नहीं पड़ता है। टेफलिन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। एंड टेफलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कन्फर्म ये पूछा जाता है, मतलब मोस्ट केसेस में ये पूछा जाता है कि टेफलिन एक ऐसा प्लास्टिक बताओ ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिस पे ऑयल और वाटर चिपकते नहीं हैं, ऐसा प्लास्टिक का नाम आपको बताना है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर द नॉन। अब देखो, आप प्लास्टिक पे भी अगर ऑयल वगैरह रखते हो ना तो वो थोड़ा चिकना चिकना हो जाता है। ठीक है, बट टेफलिन ऐसा प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक होता ही नहीं है। ठीक है, कोटिंग जिसकी जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे कुकवेयर्स आते हैं जैसे शॉपिंग वगैरह में कि नॉन स्टिक पैन है, तो उसको टेफलन से ही बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉन स्टिकी होता है, उसके ऊपर ऑयल वगैरह कुछ नहीं जो है फ़र्क करता। तो टेफलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है टेफलन। ओके, फायर प्रूफ प्लास्टिक का देखते हैं हम। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैच अ फायर इजीली। सिंथेटिक फाइबर बहुत ही आसानी से जो है आग पकड़ लेते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द यूनिफॉर्म्स और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चीज़ डिड्यूनो में आ गई जो बहुत बच्चे जो हैं मिस करने वाले थे। ये डिड्यूनो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दो चीज़ें, टेफलन और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लास्टिक का। ठीक है, और मेलामाइन, यहाँ पर आपके डिड्यूनो में लिखा हुआ है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ द फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ द मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंट हो, रेजिस्टेंट, बहुत बच्चों को रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, फायर को रोकना जो होता है उसको बहुत बचाता है। अभी हमने देखा मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हीट देने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल भी नहीं पिघलेंगे। ओके, तो मेलामाइन जो है यूज़ किया जाता है, एक कोटिंग की तरह यूज़ किया जाता है, एक कोटिंग कर दी जाती है। जैसे कि कुकवेयर जो होते हैं, पैन होता है, वो बनेगा तो मेटल का, बट उसके ऊपर एक टेफलन की कोटिंग कर दी जाएगी ताकि उस पर ऑयल वगैरह कुछ ना चिपके, ये सारी चीज़ें। ओके, अब हम देखते हैं प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत लोग इसके बारे में बताते हैं, तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे दो टाइप्स के, यहाँ पर जो डीकम्पोज करने का तरीका है प्लास्टिक के, वो दो तरीके हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबको पता है कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में अंतर बस इतना है कि मटेरियल बच्चे लिख तो देते कि डीकम्पोज हो जाता है, लेकिन वो डीकम्पोज किस तरीके से होता है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जब वो डीकम्पोज हो रहा है, मतलब नेचुरल प्रोसेस बाय द, कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं मटेरियल विच गेट डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या कुछ बच्चे लिखते हैं मटेरियल विच गेट डीकम्पोज थ्रू द बैक्टीरियाज, और कुछ लिखते हैं कि कुछ लिखते हैं ये परफेक्ट डेफिनेशन, अ मटेरियल विच गेट डीकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस लाइक बैक्टीरिया, तो बायोडिग्रेडेबल। सारे टाइप का सही है, बस ये इंक्लूड करना ज़रूरी है कि किसकी वजह से आपने किसी भी एक नेचुरल प्रोसेस के जो नेचुरल सोर्स है उसका नाम लिख दिया तो बहुत है। डीकम्पोज तो हो रहा है, ठीक है, पर किस हेल्प से हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, किसके एक्शन के थ्रू हो रहा है, तो वो लिखना ज़रूरी है। अ मटीरियल विच इज़ नॉट ईजिली डीकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस, एंड ऐसे मटीरियल जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं डीकम्पोज होने में, ठीक है, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। अब यहाँ पर कुछ वेस्ट हैं, ओके, तो अब उन वेस्ट का कितना टाइम लगता है उनको, जो बेसिकली होता है अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजेनरेट, उनको डीकम्पोज होने में या डीजेनरेट होने में, वो यहाँ पर सेकंड कॉलम में दे रखा है, एंड सेकंड एक्चुअली कॉलम में दे रखा है। एंड नेचर ऑफ मटेरियल उनका क्या है। सबसे पहले पील्स वेजिटेबल, इसको तो सुनते ही सबको पता लग जाता है बायोडिग्रेडेबल, एंड बच्चों को लगता है कि ये 2-3 दिन में आराम से डिकम्पोज हो जाता है। 2-3 दिन नहीं लगते हैं, 1-2 हफ्ते लगते हैं, ये आप याद कर लेना, ठीक है। और पेपर का आप देखो तो पेपर को भी कम से कम अगर 1 वीक या फिर 1 महीना लग जाता है। बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन की तो आपको भी पता है बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन की क्लॉथ को कम से कम 2 to 5 मंथ्स लग जाते हैं, वुड को 10 to 15। अब यही फ़ायदा होता है जब आप अपने घर में जो वेस्ट होता है उसको अलग अलग तरीके से फेंकते हो, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसका फ़ायदा यही होता है कि उनको मतलब बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, उनको लगता है हाँ बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन में जो है सारा का सारा बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही है, तो वो सारा का सारा पिट में डाल देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, और अपने ईयर के हिसाब से, अपने मंथ के हिसाब से, अपने वीक के हिसाब से हर जो वेस्ट होता है वो डीजनरेट डीकम्पोज होने लगता है।
बट फिर बाद में जब वो ओपन करके देखते हैं, अगर उसमें कुछ प्लास्टिक वगैरह बचता है, या तो वो पहले ही निकाल लेते हैं, पहले ही वो सेपरेशन कर लेते हैं, फिर अगर बाद में बचता है तो उसको बाद में भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप। वुलन क्लोथ्स को कम से कम 1 साल लग जाता है बायोडिग्रेडेबल के लिए, बट वुड को तो 10 से 15 साल लगता है बायोडिग्रेडेबल। और वुड को भला कोई क्यों जो है ऐसे फालतू का वेस्ट एज अ वेस्ट यूज़ करेगा। ओके, वुड को तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा काटना ही नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसी चीज़ें आ गई हैं वुड की जगह, मतलब मेटल, इन सब चीज़ों का भी, टेबल चेयर ये सब आता है, तो ये सब चीज़ें, बट वुड लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वुड सिर्फ फर्नीचर इन सब चीज़ों के लिए, मतलब बहुत मोस्टली यूज चीज़ों में ही यूज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद ऐसा कुछ बचना नहीं चाहिए कि वेस्ट, वुड को हम एज अ वेस्ट ट्रीट करें। ओके, टिन, एल्यूमिनियम, हम बात करते हैं अपने मेटल्स की जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उनको कम से कम 100-500 साल लग जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स, अब प्लास्टिक बैग का तो किसी को नहीं पता कितने साल, सेवरल ईयर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप आराम से याद कर सकते हो। किसी को आप किसी को ये चीज़ें बताओ, 2-3 बार बताओ, और वो भी चलो एक इंसान को ना बताओ, तो चीज़ें लर्न करने का यही तरीका है। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर जो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है उस पर तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है कि ये जो मैं जैसा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, वैसा ही बस आपको किसी को भी एक्सप्लेन करना, अपने किसी क्लासमेट को एक्सप्लेन करना, उससे उसकी भी हेल्प हो जाएगी, एंड आपको जिस स्पीड से लर्न होगा। एंड हर 20 डेज में आपको चैप्टर से रिवाइज करते रहने हैं जो चैप्टर आपने पढ़ चुका है। मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट में, जितना आपका सब्जेक्ट उसमें 5-4 चैप्टर से ज़्यादा आता नहीं होगा। ओके, तो वो आप आसानी से कवर कर सकते हो हर 20 डेज बाद, ठीक है। एक दिन में तो सारा सब्जेक्ट नहीं कर लोगे। अब जैसे आपने 2 चैप्टर आज किए, तो 2 चैप्टर आज से 20 डेज कितना होगा, उतने पे आप वो 2 चैप्टर रिवाइज कर लेना। फिर कल आपने 2 चैप्टर, तो उसके जो आपने जिस दिन वो चैप्टर 20, उसके 20 डेज बाद, तो इस तरीके से आप रिवाइज करो, इससे आप भूलेगा नहीं, और ये चीज़ करने से ना फिर आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके, सिंथेटिक मटेरियल हैज़ अ स्लो बर्निंग प्रोसेस, एंड ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। हाउ सिंथेटिक फाइबर, डिसएडवांटेज एक अलग चीज़ हो जाती है, और सिंथेटिक फाइबर कैसे एक एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है वो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हो शिप में कितना ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर मिल रहा है, कितना ज़्यादा रोप, रस्सी जो है वो सब लोग इसी में डाल देते हैं। ओके, सिंथेटिक फाइबर मटेरियल हैज़ अ स्लो बर्निंग प्रोसेस, बहुत ही धीरे जलता है, ठीक है, और अगर जलता भी है तो कंप्लीटली नहीं जलता है। ओके, और मतलब समझ रहे हो, बहुत धीरे इसका बर्निंग प्रोसेस होता है, बहुत धीरे ये जलता है, पर अगर जलता भी है तो कम्प्लीटली नहीं जलता है, और जितना जलता है उसमें से जितना धुआं निकलता है वो जो एटमॉस्फेयर होता है उसको बहुत पल्यूट करता है। ओके, बहुत ही स्लो बर्निंग प्रोसेस होता है, अंडरलाइन कर लो, बहुत ही स्लो बर्निंग प्रोसेस होता है, बट कम्प्लीटली भी नहीं बर्न होता है कि कम्प्लीटली बर्न हो जाए, कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, और जितना बर्न हुआ रहता है उसमें से जो पॉइजनस फ्यूम्स निकलती हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से पल्यूट कर देती हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम अगर ये बोल देता है कि हम क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में, सबको पता है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आपका डिड यू नो में यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, फाइबर वाइज, तो ये आप तीनों लिख सकते हो, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं एंड बहुत आसान है। किसी भी प्लास्टिक बैग को आपको वाटर बॉडी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एंड रोड पे नहीं जो है फेंकना है। ओके, टेक अ कॉटन, उसके लिए डस्टबिन बना है, आपको वहीं पे प्लास्टिक थ्रो करना है, एंड प्लास्टिक को उसकी तरीके से थ्रो करो, ठीक है, उसको अलग अलग रिफॉर्म करके थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। टेक अ कॉटन कैरी बैग और द जूट बैग वाइल गो फॉर शॉपिंग, जब भी आप शॉपिंग में जाते हो तो अगर आप जूट का बैग भी नहीं, कुछ लोग अफोर्ड कर पाते, तो अपने घर पे जो कपड़ा बच जाता है जिसका पोछा बना देते हो, उसका जो है आप उसका कपड़े का बैग बना सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से चल भी सकता है और धुल भी ले सकते हैं आप। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल, जो प्लास्टिक मटेरियल उनको थोड़ा कम करो आप यूज़ करना, मतलब प्लास्टिक कितना स्कूलों में तो अभी बोला जाता है कि प्लास्टिक जो लंच बॉक्सेस हैं उसको मत लेकर आओ, स्टील लंच बॉक्सेस को लेकर आओ, बहुत ज़्यादा उसमें खाना गर्म वगैरह भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है। ये डिड यू नो है, बट डिड यू नो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ही पता पूछा जाता है कि कैसे हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं या कैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है, ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है कि कैसे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, तो आप इस तरीके का लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा होता है ये चैप्टर कंप्लीट। ओके, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, एंड आपने इसको अपनी जो कॉपी है उसमें नोट डाउन कर लेगा। ज़्यादा कलरफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है नोट्स को। ओके, सिंपल आप जो है अपना ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ किए, और एक और पेन ले लीजिए जिसमें आप मेन चीज़ अंडरलाइन करें, और एक स्टार, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कलरफुल बनाना है, रंग बिरंगा नोट्स नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स है जो कि आप बना सकते हो।
8th में आ गए हो, बहुत बड़े बड़े चैप्टर तो मिलेंगे। जो पहले के चैप्टर्स थे वो थोड़े लॉन्ग थे, इसलिए उनका जो फर्स्ट चैप्टर था आप देखो कि उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में वीडियो है, वो आप देखो। बहुत लंबा चैप्टर, लेकिन उसको फिर भी बहुत शॉर्ट करके उसमें आपको नोट देना है। एंड पूरा नोट्स ऐसे बनाने चाहिए जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप पूरी की बुक की रीडिंग कभी नहीं लगा सकते, ओके, क्योंकि चैप्टर्स 5 जो 4-5 होते हैं, तो आप तो पूरी रीडिंग लगा नहीं सकते, तो नोट्स तभी काम आते हैं। और नोट्स आपको इसी टाइम पे बना लेनी चाहिए, एग्जाम से 1-2 महीने पहले, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।